चैप्टर 24 वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा चैप्टर है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को क्या होता है। देखो, वेक्टर का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, या तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलो। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले दो वेक्टर ले लो, ये वेक्टर ले लो ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन यहाँ इस तरफ रख लो, और ये रख लो बी वेक्टर। ठीक है, इनके बीच में एंगल रख लो थीटा। ठीक है, फिर आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जिसको आप बोलोगे यूनिट वेक्टर। इसको रख लो एन कैप से डिनोट कर लो। ठीक है, ये क्या ड्रॉ किया हमने, एक परपेंडिकुलर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को देखो किससे डिनोट करते हैं, ये होता है ए क्रॉस बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर। इसकी डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये इसकी डेफिनेशन होती है। ये जो एन कैप होता है ये क्या होता है, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या करूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, देखो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये बनेगा साइन थीटा, है ना। और ये जो एन कैप होगा ना, देखो एन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो ये इंटू 1 होके, तो ये सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, कुछ भी कह सकते हो। मतलब क्या मतलब है इसका, कि ये जो ए क्रॉस बी है ना, इसका मीनिंग क्या है ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो क्या करो, सबसे पहले वही सेम जो आपने ऊपर ए वेक्टर बनाया, बी वेक्टर, और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर था एन कैप। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, ये जो आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर है ना, इसकी ना पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। देखो यहां से हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसका नाम रख लो ओ ए बी सी। ठीक है, यहां से क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इस परपेंडिकुलर का नाम रख लो एल। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ की, ओ ए बी सी, एंड कंसीडर, हमने कंसीडर किया कि ये जो सी एल है ये परपेंडिकुलर है ओ ए के, सी एल इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो ओ ए वेक्टर है ना, ओ ए है, ओ ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। समझ आई मेरी बात, ये ओ ए क्या होती है, ये लेंथ है, तो लेंथ को ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। इसी तरह ओ सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्या होगा। सबसे पहले क्या करो, इस ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ओ सी एल। ओ सी एल क्या होगा, साइन थीटा यहां से निकालो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, सी एल, और हाइपोटेन्यूज है ओ एल, है ना। अच्छा, सी एल को वैसे ही रखो, यहां से ओ एल की वैल्यू निकालो। ओ एल की वैल्यू देखो क्या मैंने पहले ही लिखी, ये ओ एल की वैल्यू, ओ एल की वैल्यू क्या होगी, यहां ठीक करना, मैंने गलत लिख दिया, क्या बोला था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ओ सी आएगा, है ना। अब देखो ओ सी की वैल्यू क्या होगी, ओ सी की वैल्यू देखो मैंने सामने लिखी है, परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको इधर ले आओ, तो सी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, यहां पे लिख दो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अच्छा, अब आप ए क्रॉस बी की डेफिनेशन यूज करो। नाउ ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या बताई थी,
ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे एन कैप। अब इसको लिखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू देखो किसके बराबर है, ओ ए के, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू देखो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू है ओ सी, इसको लिखो ओ सी, ठीक है। फिर यहां पर, या एक काम करो ओ सी के बजाय ना, अगर आप ध्यान दो यहां पर ये किसके बराबर है ना, ये बेटर रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा को हम सी एल लिख सकते हैं, इसको सी एल लिख दो सीधा, सी एल एन कैप लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर आप देखो ओ ए क्या है इसमें, ओ ए इसमें बेस है, इस पैरेललोग्राम में ओ ए क्या है, बेस है, तो मैं इसको बेस लिख दूं इनटू सी एल, देखो क्या है, सी एल क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट है, हाइट लिख सकते हैं इसको, और एन कैप। तो बेस इंटू हाइट क्या होता है, बेस इंटू हाइट किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या नाम है पैरेललोग्राम का, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इंटू एन कैप। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब हो गया, ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहां पे, इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यही होगा ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं यहां पे मैग्नीट्यूड लगा दूं तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। ये हम आगे जाके यूज करेंगे, इसको याद रखना। अब देखो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब क्या करो, यहां से एक डायगोनल बनाओ। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए या ओ ए सी कह लो, ओ ए सी। देखो ये ट्राइंगल का, ट्राइंगल किसके बराबर होगी, ये हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम का, क्योंकि आधी ट्राइंगल ये है, आधी ट्राइंगल ये है, तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कह सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर। तो अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ ए क्रॉस बी। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप देखो ए किसके बराबर है, ए है ओ ए, तो इसको हम ओ ए वैक्टर भी लिख सकते हैं। और बी देखो किसके बराबर है, बी है ओ सी के बराबर, तो हम इसको ओ सी वैक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम प्रॉपर्टीज करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ये क्रॉस, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, ये कॉमोडेटिव नहीं होता। कॉमोडेटिव मतलब कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये दोनों बराबर नहीं होते। तो ये होता किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी अगर इक्वल टू रखना है तो इसको माइनस बी क्रॉस ए। देखो अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे ना, अगर आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चेंज करके बी क्रॉस ए लिखोगे तो बाहर आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो हम इसको कह सकते हैं नॉट कॉमोडेटिव, ठीक है। पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इज क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट आर कॉमोडेटिव आर नॉट, ठीक है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब या डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अगर आपके पास हो ए क्रॉस ऐसा हो बी प्लस सी, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव करके इसके तरह ऐसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, ये क्या होता है, अगर इफ ए और बी दो पैरेलल वेक्टर्स है, अगर दो
ए और बी आर पैरेलल वेक्टर्स, देन हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, मतलब एक वेक्टर जो है दूसरे के सम कांस्टेंट बी के बराबर होगा, वेयर लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वेयर लैम्डा बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, ये होगी 3 प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी होती है अगर ए क्रॉस बी, अगर ये दोनों इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो देन ये जो ए होगा ना, ए इज पैरेलल टू बी होगा, ए जो है वो बी के पैरेलल होगा। ठीक है, 5th प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ऐसा हो एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम इसको क्या कर सकते हैं, एम जो है स्केलर है मतलब कांस्टेंट है, एम को बाहर निकाल के ए क्रॉस बी को अंदर रख सकते हैं, वेयर एम बी एनी स्केलर। ठीक है, या ऐसा हो 6th प्रॉपर्टी ऐसा कह लो, अगर आपके पास हो एम ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, तो आप या एन कह लो, इसको एन कह लो, तो एम एन को भी बाहर निकाल सकते हो आप दोनों, और एम एन दोनों स्केलर है। ठीक है, फिर 7th प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। 7th प्रॉपर्टी को या तो फॉर्मूला कह लो, अगर आपके पास हो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है, एन कैप से इसको डिनोट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है प्लस माइनस ए क्रॉस बी और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर यूनिट वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो टू प्लेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। 8th प्रॉपर्टी, या इसको रिजल्ट भी कह सकते हो, अभी आपने याद किया ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या आपने याद रखा, 1/2 नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो ए और बी क्या होती थी, ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स होती थी, है ना, ये एडजेसेंट साइड मतलब एक साथ। अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों साइड्स जो है वो डायगोनल हो जाए, मतलब अगर आपके पास पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल दिए हुए हैं, तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर आपका एडजेसेंट साइड नहीं है तब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए ये जो एडजेसेंट साइड दी है ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। क्या करना है, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, मतलब AC क्रॉस BD, तो भी आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अगर आपके पास एडजेसेंट साइड नहीं दिया तो डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी, अगर आपको पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, इसका भी हमने फॉर्मूला किया अभी, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी के बजाय साइड्स दी हुई हैं, उसकी साइड्स दी हुई हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस AC। ठीक है, इसके बाद 11th प्रॉपर्टी आ जाओ। 11th प्रॉपर्टी में क्या होता है, I क्रॉस I। देखो I क्रॉस I, इसकी डेफिनेशन होती है ना, A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, है ना। देखो जब सेम है, सेम के बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है, 0, मतलब यहां पे सेम वाले जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे। समझ आई बात। ठीक है, 12th प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर आपके पास आपने I क्रॉस J निकालना है, देखो इसके लिए ये याद रखना है, ये I रख लो, ये J रख लो और ये K रख लो। ठीक है, अगर I क्रॉस J निकालना है वो होगा K के बराबर। ठीक है, अगर आपको J क्रॉस K निकालना है, J क्रॉस K वो होगा I के बराबर। इसी तरह अगर आपको K क्रॉस I निकालना है, K क्रॉस I वो होगा J के बराबर। लेकिन अगर आपको J क्रॉस I निकालना है, देखो डायरेक्शन उल्टी होगी, जब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो आएगा -K। समझ आई। अगर आपको ऐसी K क्रॉस J निकालना है तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, वो आएगा -I, और अगर आपको I क्रॉस K निकालना है तो आ जाएगा -J। ठीक है, 13th के लिए क्या करना है, अगर आपके पास मान लो A वेक्टर दिया हुआ है, A1I A2J A3K, ठीक है, और B वेक्टर दिया हुआ है B1I B2J B3K। अब आपको निकालना है A क्रॉस B वेक्टर, तो आपने क्या करना है, इसके लिए मेथड याद रखना है, डिटर्मिनेंट बनाना है, डिटर्मिनेंट बना दिया, यहाँ लिखना I J
के, ठीक है। और यहाँ पे ए के कोफिशिएंट लिखने हैं A1 A2 A3, और नीचे बी के कोफिशिएंट B1 B2 B3। और जैसे आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते थे ना डिटर्मिनेंट चैप्टर में, वैसे ही एक्सपैंड कर देना इसको तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा कुछ जो भी था, ये सब पढ़ा दिया मैंने। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है लैग्रेंजियस आइडेंटिटी, और ये जो आइडेंटिटी है ये बड़े काम आएगी हमारे आगे जाके, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ करेंगे, अब लास्ट टॉपिक है बस। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है लैग्रेंजियस आइडेंटिटी। लैग्रेंजियस आइडेंटिटी क्या होती है, देखो ये आपको शॉर्टकट के लिए भी हेल्प करेगी, ये याद रखना। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट बनाओ, डिटर्मिनेंट बनाओगे यहां लिखो ए डॉट ए, ठीक है। यहां पे लिखो ए डॉट बी, नहीं यहां लिखो ए डॉट बी, यहां लिखो बी डॉट ए, और यहां लिखो बी डॉट बी, ठीक है। अब इसका ना प्रूफ करते हैं। फिलहाल आपको ये याद रखना है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये एक ही बात है, ये सेम ही है। क्या याद रखना है, अगर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर हो तो उसके लिए याद रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ, इसकी LHS ले लो, LHS है इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन अभी हमने की, क्या होती थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर अलग अलग करो, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मतलब ये ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, तो इसको कॉस में बदलते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये यहां पे यूज करो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप समझ आया, क्या किया, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे करोगे तो 1 से सेम आएगा, इसको इन दोनों को इससे करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब क्या करो, ये दोनों का होल स्क्वायर बाहर निकाल लो, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस इन तीनों का पे भी स्क्वायर है ना, इन तीनों का भी एक ही स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको लिखो मैग्नीट्यूड, इसको स्क्वायर को अलग अलग कर ही दो, वैसे ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, ये होती है ए डॉट बी की डेफिनेशन। अगर आप देखो ये RHS आ गई हमारी, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो आ गई ना, ये इसके बराबर है ना, सेम, ठीक है। अगर आपको इसका भी प्रूफ करना है ना तो ये वाली साइड ले लो, नाउ ये मैं लिख रहा हूं ए डॉट बी डॉट ए, और यहां पे क्या था बी डॉट बी, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट जैसे एक्सपैंड करते हैं ना वैसे एक्सपैंड करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस, ये डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर रहे हैं, इसको इससे ए डॉट बी डॉट ए, ठीक है। अब ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, पढ़ा है मैंने पिछले चैप्टर में। बी डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो ये बनेगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर, है ना। आप देखो ये इसके बराबर ही है, ये देखो है ना सेम। तो ये हो गया हमारा लैग्रेंजियस आइडेंटिटी का प्रूफ। अब हम एक्सरसाइज 24.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 24.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास।
इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इक्वल टू दिस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। ए और बी दिया हुआ है हमारे पास, तो क्या बताया था मैंने, डिटर्मिनेंट बनाना है आपने, ये बनाया डिटर्मिनेंट, यहां लिखना आई जे के, ठीक है। और यहां पे ए के कोफिशिएंट लिखने हैं, ए का आई का कोफिशिएंट 1 यहां लिखो, जे का 3 और के का -2। फिर यहां पे बी के आई का कोफिशिएंट -1, यहां पे देखो जे है ही नहीं, तो जे नहीं होगा तो 0, जो नहीं होगा उसका 0, और के का कोफिशिएंट 3, ठीक है। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते थे। सबसे पहले लिखना आई, ये और ये गया, इसको हाइड कर देना, 3 3 9 -0, ठीक है। बीच में इनके हमेशा याद रखना माइनस होगा, यहां पे होगा प्लस माइनस प्लस, माइनस जे, ये कॉलम और ये रो हाइड कर दो, तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा +2 और बीच में माइनस 3 -2, फिर प्लस के, ये बनेगा 0 -3 और बीच में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 9i -j +3 के। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो वो बनेगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। वो आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 -1 का स्क्वायर 1 9, तो ये आ जाएगा 91, 82 + 9 91। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर किया, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फिर से वही ए क्रॉस बी निकालना है, तो जैसे अभी किया। इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो नहीं मैं करवा रहा, अब सारे क्वेश्चन सेम जैसे हैं तो वो सेकंड पार्ट आप खुद करना, ठीक है। तो यहां लिखना आई जे के, यहां पे ए के कोफिशिएंट 3 4, के है ही नहीं तो के हो जाएगा 0, और यहां पे 1 1 1 कोफिशिएंट 1 1 है, करो एक्सपैंड इसको, ये बनेगा 4 -0, बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस बोलता हूं, ठीक है। माइनस जे, यहां प्लस माइनस प्लस, 3 बीच में माइनस, 3 -0 प्लस के 3 -4, ये होगा 4i -3j -k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इन तीनों का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर +9, -1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया ये 26, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट भी कर लेना, सेकंड पार्ट को मैं लिख दूं जल्दी जल्दी में, आप कर लेना इसको, मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ, बुक से वैल्यू देख लो, आई जे के दिया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू है 201 111, तो इसको एक्सपैंड कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आएगा √6, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। देखो मैंने आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, जब मैंने आपको टॉपिक अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसको ए वेक्टर मान लो और इसको बी वेक्टर मान लो, तो फॉर्मूला बताया था एन कैप हो गया यूनिट वेक्टर, इसके लिए फॉर्मूला बताया था ± a क्रॉस b और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, यही बताया था ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो देखो क्या आएगा। देखो जब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर यूनिट वेक्टर लिखा है परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेक्टर, तो उस केस में आपको माइनस नहीं लेना, ठीक है। अगर उसमें जैसे सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग दी वेक्टर, तब माइनस लिखना है, ठीक है। अगर सिंपल लिखा होगा ना यूनिट वेक्टर टू बोथ दी वेक्टर, तब माइनस नहीं लिखना, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, a क्रॉस b निकालो, a क्रॉस b के लिए क्या करो, आई जे के लिखो यहां पे, और यहां पे a के कोफिशिएंट 4 -1 3 और यहां पे b के -2 1 -2, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करो, i ये बनेगा 2 -3 -j -8 + 6,
फिर प्लस के 4 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा ये बनेगा माइनस आई, ये बनेगा 2j और ये बनेगा 2k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, वो बनेगा i का कोफिशिएंट है -1, -1 का स्क्वायर, j का 2 और k का भी 2, तो ये बन गया 1 + 4 + 4 वो गया 9, 9 का रूट हो गया 3, तो n कैप आ जाएगा a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ये बनेगा a क्रॉस b की वैल्यू देखो क्या है, ये दी हुई है -i + 2j + 2k और अपॉन में इसके 3 लिख दो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 करके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, प्लस माइनस कहाँ लिखना होता है, सेकंड पार्ट करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा।